अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और जनाब दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। नए दिन का आगाज़ है, नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, तो एक खूबसूरत सी बात के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं कि जनाब हमारी ज़िंदगी में ना ज़ब्त कितनी अहमियत रखता है। तो इंसान फितरी तौर पर मुआशरत पसंद होता है और उसके लिए अकेला रहना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि नामुमकिन सा अमल भी है। और जब इंसान मुआशरे में रहेगा तो इख्तलाफात भी पैदा होंगे एक दूसरे के साथ, तकालीफ भी उठानी पड़ेंगी। ताहम मुआशरती निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि ज़ब्त करें, कंट्रोल किया जाए, ज़ब्त करना सीखें और आगे भी ज़ब्त करने की तालीम दें, क्योंकि कुरान के अंदर इनफरादी और समाजी भलाई की तालीमात का ख़जाना हमारे पास मौजूद है। और हमारा दीन इस्लाम जिसने दुनिया को अमन, मोहब्बत, सलामती और ज़ब्त का दर्स दिया है, और हमारा दीन हमें सेल्फ़ कंट्रोल और ज़ब्त करना भी सिखाता है, चाहे वो ज़ब्त किसी बात पर हो, किसी मुश्किल पर हो, तकलीफ़ पर हो या गुस्सा या लड़ाई में। और यही मुसलमान की एक निशानी भी है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही बताती भी है कि जनाब हमने किस तरह ज़ब्त करना है, किस तरह कंट्रोल करना है। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ है जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, जिससे हमें मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है, तो हमने उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में ख़ुद के ऊपर कंट्रोल किस तरह करना है, ज़ब्त किस तरह करना है, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये आजकल का जो दौर आता जा रहा है बड़ा ही मसरूफ़ दौर है मैं तो कहूँगी, और इतना भागम दौड़ में सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं कि जनाब कहीं ना कहीं हम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं या ज़ब्त ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल अपने ऊपर से ख़त्म होता जाता है। तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाने की ज़रूरत है जो आपको हेल्प आउट करेगी तमाम तर चीज़ों से कोप अप करने के हवाले से। अगर मैं सजेशन दूं जो मुझे लगता है कि हमें अपने रोज़ाना की बुनियाद में करना चाहिए कि जनाब एक्सरसाइज को लाजमी करार दिया है। जिस तरह एक्सपर्ट कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इन तमाम चीज़ों से, नेगेटिव थाट से आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। देन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप योगा की तरफ भी जा सकते हैं, जो आपको मेंटली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली तीनों चीज़ों में जनाब वो आपको अलाइन करता है, आपको इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करता है और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो जब आप अपने ऊपर खुद काम करना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो जाती हैं और वो आपके भी काम आती हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना चाहिए हमें, एक तो अपने ऊपर, दूसरा अपनी ज़ुबान के ऊपर भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब आप सुबह सुबह उठें और अपने आप को आईने में देखें तो अपने बालों को अचानक सफ़ेद होता देखें तो ये कोई कुदरती नहीं बल्कि एक बीमारी की अलामत होती है। इस बीमारी को पोलियोसिस कहा जाता है। पोलियोसिस सर के बालों, भवें, पलकों या किसी दूसरे बालों वाले हिस्से में मेलानिन की कमी या अदम मौजूदगी है और इसे सफ़ेद पेशानी के नाम से भी जाना जाता है, जब ये बराह रास्त पेशानी के ऊपर बालों को मुतासर करता है। ताहम इसके हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसका इलाज क्या करवा सकते हैं और ये किस वजह से होती है, क्या वजूहात हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इसके हवाले से लिए जा सकते हैं। इस पर आज हमने बात करनी है डिटेल में। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, ये नई नई प्रॉब्लम सामने आते हैं, नई नई बीमारियाँ हमारे सामने आ रही होती हैं, क्या है पोलियोसिस, क्या बीमारी है ये? एक्चुअली मुनीबा, पोलियोसिस जो है वो नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी है। इसे एक अरब साइंटिस्ट है अली इब्न सीना के नाम से, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डायग्नोस किया था। अच्छा। हम लोग कॉमनली जो जानते हैं, जिसे हमारी आम आवाम समझ सकती है, वो चिट्टी की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं विटिलिगो।
इट्स लाइक हम इसे कह सकते हैं कि विटिलिगो और पोलियोसिस सिमिलर ही ऑलमोस्ट होते हैं, थोड़े से डिफरेंस के साथ। इसमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं ऑलमोस्ट सेम आते हैं, कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। पोलियोसिस बेसिकली एक स्पेसिफिक स्ट्रीक, यानी कि अगर आपके बाल हैं, अगर हम सर के बालों की बात करें तो जिस तरह से हम स्ट्रीक्स डलवाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक एक लट होती है जो एक पर्टिकुलर कलर की होती है। अच्छा। इसी तरीके से जो पोलियोसिस है उसमें स्पेसिफिक आपके बालों का हिस्सा वाइट कलर का हो जाता है। अच्छा। लाइक या वो फोरहेड के ऊपर, जैसे अभी आपने वाइट पेशानी का नाम दिया, हाँ। अगर फोरहेड के ऊपर की स्पेसिफिक, यहाँ हम कभी कभी आप देखते हैं कि बाकी सारे बाल उनके ठीक है बट एक स्पेसिफिक इस जगह पे वाइट है, वो पूरा ये पैच सा वाइट है। होता है। एग्जैक्टली, तो वो पोलियोसिस होता है। पोलियोसिस दो तरह का होता है, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि आपके पैदा होने के बाद कुछ अरसे के बाद आपकी जवानी में, यंग एज में, ओल्डर एज में कभी भी आ सकता है। आपका जेनेटिकली भी हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, यानी कि जब आप पैदा हुए हों तभी से आपको हो, इनिशियल से ही आपको हो, तो दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा। उम्र के किसी हिस्से में भी आ सकता है और आपको पैदाइशी भी हो सकता है। लेकिन पैदाइशी अगर होगा तो वो जेनेटिकली आपको आगे ट्रांसफर हुआ है ना, अपने पेरेंट्स से या फैमिली में किसी को था तो वो आया है। लेकिन अगर ये इन्वायरमेंटल इश्यूज भी इसमें हो सकते हैं क्या, हमारा इस तरह का इन्वायरमेंट, या उसके बाद फिर किस तरह हो सकता है? दूसरी किस्म क्या है इसकी? एक्चुअली इन्वायरमेंटल इश्यूज इसमें नहीं होते। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि या ये एक्वायर्ड होगा या जेनेटिकली होगा। उसमें दो कॉजेज़ हैं। एक नंबर 1, मेलानिन की प्रोडक्शन अगर आपकी बॉडी में कम या ख़त्म हो जाए, या मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में कम या ख़त्म हो जाए। अब ये मेलानिन और मेलानोसाइट्स क्या होते हैं मैं आप लोग के समझने के लिए बता देती हूँ। मेलानोसाइट्स वो सेल होते हैं जो मेलानिन को बनाते हैं, ठीक है। और मेलानिन क्या होता है? मेलानिन अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में वो चीज़ बनाई है जिससे हमारी बॉडी का कलर डिसाइड होता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेलानिन है, जैसे कि एशियन जो स्किन होती है उसमें मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो गोरे होते हैं उनके मुकाबले में, ठीक है। उनकी स्किन में क्योंकि मेलानिन कम होता है तो उनका कलर वाइटिश होता है, जबकि हमारे में मेलानिन ज़्यादा होता है एशियंस में, तो हमारा कलर थोड़ा सा वीटिश होता है। ठीक है। तो मेलानिन ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि आपका कलर काला या गंदमी की तरफ जाएगा। अगर मेलानिन कम होगा तो वो वाइट स्किन हो जाएगी। सो इसी तरीके से अगर वो मेलानिन, वही मेलानिन हमारे बालों को कलर भी देता है। तो जिस्म के हर वो हिस्से में जहाँ बाल हैं, अगर मेलानिन कम हो जाए या मेलानिन ख़त्म हो जाए तो इन दोनों वजूहात से आपकी बॉडी में पोलियोसिस डेवलप हो सकता है। नंबर 2, अगर आपकी बॉडी से मेलानोसाइट्स यानी कि जिन्होंने मेलानिन को बनाना था किसी वजह से वो सेल डेफिशिएंट हो जाएं या किसी वजह से वो सेल एब्सेंस हो जाए तो डेफिनेटली वो मेलानिन नहीं बनाएंगे। तो वो मेलानिन ना होने की वजह से सेम वही काम करेगा जो मेलानिन की एब्सेंस में होना चाहिए, तो वो वाइट हो जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक कॉज है जो ना तो किसी इन्वायरमेंट की वजह से असर करता है और ना ही किसी के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। मतलब ये हार्मोनल चेंज हो सकता है? यू कैन से इट्स जेनेटिक, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। हार्मोन्स का हो सकता है अगर आपकी बॉडी में मेलानोमा हो जाए। मेलानोमा इज़ अ कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, या जो हमारे मेलानिन का सेल है उसका कैंसर हो जाए किसी वजह से, तो भी मेलानिन, ये आपको पोलियोसिस हो सकता है। नंबर 2, हार्मोनल कैसे हो सकता है? अगर थायराइड एबनॉर्मलिटी हो बॉडी में तो वो भी कॉज करवा सकती है पोलियोसिस होने का। ये इस कंडीशन में आप इसे हार्मोनल कह सकते हैं बिकॉज थायराइड इज़ अ हार्मोन। सो आप इन कंडीशंस में कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर कंवल, जिस तरह हमने बात की कि जेनेटिकली भी हो सकता है, तो अगर एक खातून प्रेग्नेंट है और उनको है पोलियोसिस या उनके हस्बैंड को है पोलियोसिस, और जिस जगह से उन्हें पोलियोसिस है, मतलब लेफ़्ट से है या राइट से है, तो क्या बच्चे को भी वहीं से होगा, उसी साइड से होगा? इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज ये स्प्रेड नहीं होता, हार्मफुल भी नहीं है, सिर्फ यही होगा कि उस जगह से आपका पैच वाइट हो जाएगा। ठीक है। हार्मफुल भी नहीं है, स्प्रेड भी नहीं होता, रेयर कंडीशन है। लाइक आप कह सकते हो कि इन 40,000 किसी एक को होगा, इन 10 lakhs किसी एक को होगा, इन कोकेशियंस खास तौर पे। सो बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम लोगों में ये होता है। सो प्रेग्नेंट मदर से इट्स नॉट कंपलसरी कि वो अपने बच्चे को भी ये डिजीज ट्रांसमिट कर दे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसमें ट्रांसमिट हो जाए। सो ट्रांसमिट होने के चांसेस भी इसमें 2% से लेके और 10% तक होते हैं। डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली वो चीज़ ट्रांसमिट होती चली आ रही है। डोमिनेंट डिजीज है या डोमिनेंट इन अ सेंस के मदर को भी हो, फादर को भी हो, दोनों को हो, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। रिसेसिव हम उसे कहते हैं जिसमें से किसी एक को हो
और दूसरे को ना हो तो उसमें कम चांसेस होते हैं। बट अगर दोनों को है तो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंसी के साथ ही उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। फिर हो सकता है कि बच्चे में वो चीज ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि क्या ये सिर्फ एक पैच आपके सर के बालों में आएगा, देन ये वही मतलब ये आपके लेफ्ट पे ही चलता जाएगा, राइट पे जो से भी साइड होगी तो आपके भवों को भी इफेक्ट करेगा, आपके आईलैशेस को भी और आपकी दाढ़ी के बालों को भी करेगा? एक्चुअली मुनीबा इसमें स्प्रेड नहीं होता, यूजुअली बहुत रेयर स्प्रेड होता है। यानी कि अगर आपका एक पैच बन गया है, फॉर सपोज आईब्रोज से शुरू हुआ, आपको पता चला कि आपकी एक आईब्रो जो है वो वाइट होना शुरू हो गई, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको पूरी बॉडी में स्प्रेड करे। वो हो सकता है यहीं तक ही रह जाए। ठीक है। दूसरा, ये आपकी हर उस जगह को इन्वॉल्व कर सकता है, रेयर है बट कर सकता है, जहाँ जहाँ भी बॉडी में अल्लाह पाक ने बाल दिए आपके सर के बालों में हो सकता है, आईब्रोज में हो सकता है। आपने खुद अभी सारा ये बताया कि आई लैशेस में, आपके बेयर्ड एरिया में, जिस भी जगह पे बाल होगा और वहाँ पैच होगा, उस सूरत में वहाँ पे निकल सकता है अगर उस जगह पर आपकी मेलानोसाइट डेफिशिएंट हो रहे हैं तो, या फिर मेलानिन डेफिशिएंट हो रहा है तो कहीं भी बालों वाली किसी भी हेयरी जगह पे ये निकल सकता है। ठीक है, तो इसका इलाज है, पाकिस्तान में मौजूद है? एक्चुअली दुनिया में इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में ही नहीं है इसका इलाज? इसका ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। हम ट्रीटमेंट ऑफ कॉज कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि इट्स बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ मेलानोमा, तो हमें कॉज को ट्रीट करना होगा। शायद जब कॉज ट्रीट हो जाए तो फिर हम इसे क्योर कर सकें। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम थायराइड की ट्रीटमेंट करें प्रॉपरली, तो शायद हम इसे इन बालों को सफ़ेद होने से बचा सकें। लेकिन जो बाल सफ़ेद हो गए, जहाँ से वो चीज़ डेफिशिएंट हो गई, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका सिर्फ वन एंड ओनली जो ग्रे हेयर्स होते हैं उनका सॉल्यूशन होता है कि आप डाई करें हेयर को, वही इसका सॉल्यूशन है। आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता। लाइक इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इट्स नॉट हार्मफुल। बार बार मैं इसे मेंशन कर रही हूँ कि लोग इससे ऐसे परेशान ना हो कि ये कोई हार्मफुल डिजीज़ है। कंटेजियस भी नहीं है कि आपसे मुझे लग गई, मैंने आपका कॉम्ब यूज़ किया, मैंने आपका ब्रश यूज़ किया तो मुझे लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नॉट कंटेजियस, इट्स नॉट हार्मफुल। लेकिन ऑब्वियसली एक हमारी पर्सनैलिटी का डेफिसिट होता है ये। लाइक आप डिप्रेशन में जा सकते हैं इसकी वजह से कि अगर बहुत यंग एज में, या फिर कंजेनिटल है तो फिर आपको शुरू से ही अगर आपका कोई हो तो डेफिनेटली एक आपका पर्सनालिटी डेफिसिट हम कह सकते हैं कि हो जाता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि हम उस जगह को डाई कर लें। अच्छा, ये भी आपके पास एक है ऑप्शन कि आप बहुत इजी है, तो इजी है एग्जैक्टली आप लोगों के लिए। और ये भी शुक्र है कि वो सिर्फ एक पैच होता है, एग्जैक्टली फुल हेयर्स या फुल आपकी उस चीज को इफेक्ट नहीं करता। जैसे विटिलिगो अगर किसी को हो तो वो स्प्रेड करता है। जिसे हम चिट्टी कहते हैं, विटिलिगो की बीमारी, जो इसी का बिल्कुल हम कहते हैं बहन भाई होता है। कुछ चीज़ों के अलावा विटिलिगो स्प्रेड करेगा। वंस वो डेवलप हो जाता है वो आपकी पूरी बॉडी में फैलता है। फिर लाइक आपको कभी पैच फॉर सपोज अपेयर होता है कि वो आपको फील हुआ कि यहाँ आपके शोल्डर पे कोई पैच बनना शुरू हुआ है। शायद वो 1 साल में ना करे, 2 साल में ना करे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फैलता है। अच्छा। आपकी बॉडी में वो चला जाता है ऐसा ऐसा। इसकी भी विटिलिगो की टाइप्स होती हैं। लाइक उसे हम नहीं कह सकते कि आप उसे फैलने से रोक सकते हैं। हाँ, उसकी हमारे पास कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं। ये विटिलिगो भी मेलानिन की वजह से एग्जैक्टली उसमें भी मेलानिन की ही डेफिशिएंसी होती है। पूरी बॉडी का कलर देखें, जैसे पिगमेंटेशन या मेलाज्मा या झाइयाँ होती है, वो मेलानिन के एक्सेस की वजह से होती है। बिकॉज बॉडी के कलर का डिसीजन अल्लाह पाक ने मेलानिन के हाथों में रखा हुआ है। सो ज्यादा हुआ तो वो पिगमेंटेशन और मेलाज्मा, झाइयाँ इनकी तरफ चला जाता है। और अगर वो कम हुआ तो फिर वो विटिलिगो, पोलियोसिस और इसी तरह की, अगर स्किन पे पैचेस आने लगे उस जगह पर जहाँ पर आपके बाल वाइट होंगे या ब्लैक होंगे? वाइट की बात कर रही हूँ। अगर ब्लैक है तो दिस इज हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा और फ्रेकल्स हैं। बट अगर आपके वाइट पैचेस स्किन में आने लगते हैं, आपका हेयरी एरिया नहीं है, वहाँ बाल नहीं है, अगर बाल हैं तो पोलियोसिस या विटिलिगो होगा। बट अगर बाल नहीं है, स्किन है आपकी, जैसे ये हथेली वाली स्किन, यहाँ बाल नहीं होते, ऐसी जगहों पे आने लगे तो इट मीन्स दिस इज ल्यूकोडर्मा। ये स्किन का वाइट होना, दिस इज एन लाइक हम कभी फिर इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ल्यूकोडर्मा स्किन की वाइटनिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करती जाती है। अच्छा। बालों की अगर है तो फिर हमारे टॉपिक जैसे कि पोलियोसिस है तो पोलियोसिस होगा। पोलियोसिस हार्मफुल नहीं है, कंटेजियस नहीं है, बट ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है इसका। ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है और ये रिवर्सिबल भी नहीं है। रिवर्सिबल भी नहीं है। जो चीज़ एक मर्तबा हो गई उससे आप रिवर्स नहीं कर सकते। विटिलिगो में भी आप रिवर्स नहीं कर सकते, बट विटिलिगो में ये होता है कि हम समहाउ उसे रोक लेते हैं स्प्रेड करने से। डिफरेंट
हम लोग उसमें कुछ पोटेंट स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, समटाइम टॉपिकल करते हैं, समटाइम इंजेक्टेबल फॉर्म में करते हैं। उसकी थेरेपीज़ आती हैं, उसमें हम लाइक LED थेरेपीज़ देते हैं डिफरेंट। तो उनसे ऐसा होता है कि किसी केस में, हर एक में नहीं, लाइक ऐसा नहीं है कि इसके कोई 100% रिजल्ट्स हैं, बट सम हाउ डिजीज़ को आप अपनी जगह पे स्टक करवा सकते हैं। अच्छा, विटिलिगो भी कहीं पर भी इसके पैचेस आ सकते हैं? बिल्कुल, विटिलिगो आपके बालों में भी आ सकता है। विटिलिगो आपने देखा होगा, जिस तरह से विटिलिगो के जो स्पेशली पेशेंट्स होते हैं उन्हें आपने देखा होगा कि वो फेस भी उनका वाइट होता है, पूरी बॉडी भी वाइट होती है, बिकॉज इस तरह के केसेस हमें चलते फिरते। पोलियोसिस के ज़रा कम होते हैं बिकॉज बहुत रेयर होती है ये, लेकिन विटिलिगो के केसेस आपको अपनी रूटीन लाइफ में नज़र आ जाते हैं। उसमें आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा, और अगर पूरी बॉडी है तो हम उसे यूनिवर्सलिस्ट भी कहते हैं, लाइक इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, विटिलिगो में आपके एक तो स्किन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, आपके हेयर्स भी वाइट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे बच्चे हमने देखे, बच्चे भी और बड़े भी देखे हैं, जिनके पूरे आपने देखा होगा बाल भी सफ़ेद है, भवें भी सफ़ेद हैं, इवन दो उनका ये जो हमारी आंखों के अंदर हमारा जिस पर हम स्पेसिफिकली लेंस लगा लेते हैं, ये कलर भी उनका ब्लैक नहीं होता, वो भी इधर वाइट होगा, सॉरी ब्राउन होगा या ब्लू होगा, ब्लैक नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी कलर हो सकता है। अच्छा, विटिलिगो के पेशेंट्स में, बच्चों में या जो बड़ी एज में भी इवन दो जिनको होता है, उनमें स्पेसिफिकली आपको ये साइंस नज़र आएंगे कि वो उनका कलर टोटली वाइट होगा और समहाउ वो पिंकिश टोन में नज़र आता है। और लाइक वो उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक रहता है, बिकॉज सम एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी आधी बॉडी काली रह जाती है और आधी आपकी सफ़ेद रहती है। सो वो बहुत डिप्रेसिव फेज़ होता है पेशेंट के लिए। उस वक्त हमें साइकोलॉजिकली पेशेंट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एट द एंड डेफिनेटली हमारी ड्यूटी होती है कि हम उन्हें साइकोलॉजिकली भी काम डाउन करें और जितना हो सकता है उन्हें ट्रीट भी करें। सो वो पेशेंट जब इस स्टेज में हमारे पास आते हैं तो समटाइम उन्हें साइकियाट्रिस्ट की भी नीड होती है। अच्छा, साइकोलॉजिकली भी उन्हें ट्रीट करते हैं और प्लस हम उन्हें मेडिकेशंस के थ्रू भी ट्रीट करते हैं। दोनों कंडीशंस में करना पड़ता है। और खास करके अगर कोई बच्चा इस चीज़ से गुजरा होता है तो उसको तो कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लोग सनलाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्रोन टू एलर्जिक होते हैं ना ये। फॉरन लाइक हमें, अगर हम और कंपैरेटिवली हम दो लोग एक साथ जा रहे हैं सनलाइट में, तो उनको आप ये कह लें कि 80 to 90% उन्हें ज़्यादा इफेक्ट करेगी सनलाइट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। सो उन्हें सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, उन्हें ख़ास तौर पे कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हर क्लास में ये अवेयरनेस मौजूद नहीं है। सो वो कोई ना कोई हार्मफुल कंडीशन उनको जब टच करती है तब वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं, लाइक एलर्जिक कोई रिएक्शन हुआ सिवियर, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन्हें खारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग डॉक्टर तक आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्या ये विटिलिगो या पोलियोसिस के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं डॉक्टर का? पोलियोसिस के लिए तो ऐसा सच मैं आपको नहीं कह सकती कि कोई प्रिवेंटिव मेयर्स आप ले सकते हैं, बिकॉज जब पोलियोसिस एक मरतबा डेवलप हो जाती है, या फिर आपको पता तो नहीं है डेफिनेटली कि वो डेवलप होने वाली है, बट एक बार वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप उसके लिए कुछ भी, मैंने कहा ना, इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आप विटिलिगो के लिए ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं और समहाउ वही पोलियोसिस के लिए भी कर सकते हैं कि आप धूप से ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि सनलाइट इस, मैंने कहा ना कि सेंसिटिविटी भी बढ़ा देती है और सनलाइट इस डिजीज़ को स्प्रेड करने में भी अपना रोल प्ले करती है। सो आपने फिजिकल सन ब्लॉक्स और जो टॉपिकल सन ब्लॉक्स होते हैं दोनों यूज़ करने होते हैं। फिजिकल सन ब्लॉक्स इन अ सेंस कि आपने ग्लासेस, अम्ब्रेला, अपने आप को कवर करके चलना और लाइटिंग से जितना हो सके अपने आप को दूर रखना। ये एहतियात आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। विटामिन डी अपनी बॉडी में डेफिशिएंट ना होने दें, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी भी इन चीज़ों को ज़्यादा स्प्रेड करवाती है। उसके अलावा हमारे एशियन में यही तो प्रॉब्लम है कि हम विटामिन डी के डेफिशिएंट होते हैं, बट पता है आप बिलीव करें, पेशेंट्स जो है ना बड़े कॉन्फिडेंटली हमें आके कहते हैं हमें नहीं विटामिन डी की कमी हो सकती, हम सारा दिन तो धूप में रहते हैं। लाइक ये एक अच्छी चीज़ है कि हम धूप में रहते हैं। एशियंस को ये एक अच्छी वो हासिल है अल्लाह पाक की तरफ से कि हमें धूप प्रॉपर्ली और बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर आप सारा दिन धूप में रहते हैं तो आपका विटामिन डी लेवल ठीक होगा। उसके लिए समटाइम आपको विटामिन डी ऑरली या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना पड़ता है। आपको अगर ऐसी किसी भी बीमारी जैसे पोलियोसिस या विटिलिगो टाइप की कोई बीमारी डायग्नोस हुई है तो आपने अपना कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों इनको मेंटेन ज़रूर रखना है, बिकॉज इनकी डेफिशिएंसी इन दोनों बीमारियों को मज़ीद बढ़ा देती है।
सो वंस अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कुछ भी डायग्नोस होने लगा है, आपको लगता है, बिकॉज इसकी जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ हम क्लिनिकल बेस पे कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास कोई लैब टेस्ट है, हम लैब करवाएं, कुछ ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाएं कि हमें पहले से पता चल जाए होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे हम क्लिनिकली असिस्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप स्किन बायोप्सी ले सकते हैं सिर्फ उस जगह से स्किन को निकाल कर और उसे लैब में भेजेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि यहाँ मेलानोसाइट्स डेफिशिएंट हैं। तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इधर पोलियोसिस या फिर विटिलिगो इस पेशेंट को होने लगा है। सिर्फ ये 2 कंडीशंस हैं। लैब टेस्ट सिर्फ बायोप्सी है, वो भी उस कंडीशन में जब आपको कोई हल्का सा पैच आए और हम वहाँ से बायोप्सी कर लें, और आप क्लिनिकली असिस्ट कर सकते हैं, हम एग्जामिन करके पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं कि इन्हें क्या होने लगा है। इसीलिए बेहतर है कि अपनी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम को पूरा रखें जितना हो सकता है। बाहर वाली धूप के अलावा ओरली भी लें, बेहतर है बहुत ज़्यादा। दूध ज़रूर 1 गिलास कम से कम पिएं डेली। जो लोग विटामिन डी लेते हैं उनके लिए ये ज़रूर एक ख़ास इंस्ट्रक्शन है मेरी कि वो दूध का 1 गिलास ज़रूर लें, बिकॉज खाली आपका विटामिन डी तब तक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आप 1 गिलास दूध का नहीं लेते। सो ये दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत कंपल्सरी है। कुछ विटामिन बी भी ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी में हेल्प करते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वो ये है कि आप डॉक्टर से जब कंसल्ट करते हैं और वो पूरा आपको डायग्नोसिस प्रोसेस के बाद आपको बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से विटामिन चाहिए। एग्जैक्टली वो कुछ डेफिनेटली वो फिर हम बॉडी में जो एक रूटीन टेस्ट होते हैं, इसलिए नहीं स्पेसिफिकली नहीं, बट अगर पेशेंट हमें कंसल्ट करता है तो हमने उन्हें ये सॉर्ट आउट करना होता है कि किसी डेफिशिएंसी की वजह से तो ये चीज़ वर्स नहीं होगी। सो उसके लिए हम रूटीन लैब्स ज़रूर करवाते हैं, पेशेंट की रूटीन लैब्स करवा के अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उन्हें दूर कर देते हैं। जैसे अगर फॉर सपोज थायराइड मैंने आपको बताया तो रूटीन लैब जरूर करवाते हैं। तो पहले फिर थायराइड का प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, उसके बाद इस चीज़ के हवाले से बात की जाएगी और उसके ट्रीटमेंट शुरू होगा। पोलियोसिस के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह इसको डायग्नोज किया जा सकता है और ट्रीटमेंट क्या है इसका, इस हवाले से हमने बात की है। डॉक्टर कमल जवाद हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कमल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बड़ा अच्छा हमारा जनाब ये सेशन रहा है कि किस तरह इन तमाम तर चीज़ों से बचा जा सकता है। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं शहरियों के मसाइल और उनके मौसर हल के हवाले से। तो जनाब जहां पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, वहीं पाकिस्तान भी ऐसे हालात से दो चार है। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में एक मौसम का इजाफा हो गया है जिसे हम स्मॉग के नाम से जानते हैं। और अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में 5वें या चौथे नंबर पर और कभी कभार दूसरे और पहले नंबर पर दुनिया भर का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। और इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए महकमा जंगलात और PHA को दरख्त लगाने के लिए मुआहिदे पर जल्द दस्तखत करने की हिदायत भी कर दी। और अदालत ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को पहले सील और फिर खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म देते हुए कहा है कि जिस इलाके में आलूदगी हो वहाँ के माहौलियाती ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अदालती हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद करवाया जाएगा, ज़िला इंतज़ामिया स्मॉग के तदारुक के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं, फैक्ट्रीज और भट्टों को सील करने के हवाले से अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं आज के इस सेगमेंट में। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट नसीर कंबो साहब हैं, माहिर कानून हैं। उनसे जानेंगे कि जनाब किसने पिटीशन दायर की थी और कब से इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो शुरू होगा। कंबो साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नसीर साहब ये तो बताइए कि ये जो बात हो रही है स्मॉग के हवाले से और एंटी स्मॉग के हवाले से जो रिट भी जो है वो दायर की गई है, पिटीशन दायर की गई है, तो कहाँ तक ये बात पहुँची है, कहाँ तक इसकी कार्रवाई पहुँची है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो एनवायरनमेंट जो है ना, इसको इसके एडवर्स कोई भी चीज़ काम करेगी तो इसको हम जो है वो माहौल को आलूदा करने वाली माहौल को आलूदा करने वाला एक्ट जो है हम इसको कहेंगे। तो इसमें जो है फिर इसको जो भी चीज़ माहौल को एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है उसको हम पोल्यूशन के ज़ुमरे में लेंगे, चाहे वो एयर पोल्यूशन है या उसमें जो है वो आप जो है वो दीगर मामलात इसमें हैं। तो मैं इसमें बताता चलूँ कि 2018 में एक रिट दायर हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उस रिट में जो था एक शहरी की तरफ से रिट थी
जिसमें अदालत हुजूर से, लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि लाहौर के शहरी जो हैं या पंजाब के शहरी जो हैं, इनका साफ़ पानी जो है वो इनको नहीं मिल रहा, जो कि ज़मीन के नीचे से साफ़ पानी जो है वो मिलना चाहिए। और ये साफ पानी जो है वो हर एक शहरी का फंडामेंटल राइट है। तो अच्छा, उस रेट पे, क्योंकि साफ पानी बहुत बड़ा इशू है और बहुत सारी बीमारियां साफ पानी ना मिलने की वजह से हो रही हैं, या तो लोग साफ पानी खरीद कर पीने पे मजबूर हैं, या वो जो पानी है जमीन का नीचे से वो गंदा पानी पीने पे मजबूर है। तो इसकी बाबत रिट दायर की गई थी 2018 में। अच्छा, उस रिट को जनाब ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने 2018 से लेके टिल टुडे वो इस रेट को हर हफ्ते उसकी हियरिंग होती है। अच्छा। और उस रेट को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बना के, मैं समझता हूँ अदालत खुद उस केस में मुद्दई बन के इस चीज़ को इतना सीरियसली टेकअप किया हुआ है अदालत ने कि अदालत देखे 2018 से लेकर अब तक स्मोक का इशू था, बड़ा सीरियस इशू है पिछले कई सालों से, कि पता नहीं चलता ये धुंध है या पोल्यूशन है, और इससे जो है वो लोगों को जो है उस वक्त जो बहुत सारी वबाई अमराज हैं, लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसकी बाबत भी पिछले दिनों जो था अदालत हुजूर ने ऑर्डर जारी फरमाया था कि इसमें जो है वो लोग 50% हाजिरी होगी दफ्तरों में और 50% लोग जो है वो घरों में बैठ के जो है वो काम करेंगे। इसी तरह अदालत हुजूर ने ये भी ऑर्डर फरमाया कि ये जो गाड़ियां हैं जिनकी वजह से जो पोल्यूशन जो है वो फैल रही है, उनके लिए सदेबाब के लिए महकमा ट्रैफिक जो है वो कार्रवाई करे। और इसके अलावा अदालत हुजूर ने रिसेंटली एक ऑर्डर पिछली डेट पे जो है वो जारी फरमाया है, जिसमें अदालत हुजूर ने इतना स्ट्रिक्टली जो है वो उसमें फरमाया है। अच्छा। कि एक तो ये फैक्ट्रियां जो कि माशरे को, जो माहौल को आलूदा करने में जो है वो अपना रोल अदा कर रही हैं, और रिपीटेडली इनको डायरेक्शन दी गई है ये अपने मामला ठीक करें, लेकिन ये अपने मामला ठीक नहीं कर रहे। तो इनको जो मुतलका महकमे को अदालत हुजूर ने ये हुक्म फरमा दिया है कि इन फैक्ट्रियों को आप सील कर दे, बंद कर दे, कि अगर ये नहीं जो है वो अदालत का हुक्म मान रही या महकमों को जो लॉ है उसको नहीं फॉलो करती। इसी तरह अदालत हुजूर ने ये भी फरमाया इस ऑर्डर में कि देखे PHA और महकमा जंगलात जो है वो अपने आपस में मुआहदात करे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, और साइन करने के बाद ट्री प्लांटेशन जो है, लेकिन प्लांटेशन की एडवोकेट साहब, प्लांटेशन आपको पता है पिछले गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हुई है, ग्रीन लाहौर के हवाले से या ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी हुई है, मेवाकी जंगलात का भी इजाफा किया गया है। तो उसके बाद भी कोई आपको लगता है कि कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ है और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है? मैं इसमें एक बात अर्ज करूँ कि अदालत का ये जो ऑर्डर है ना, ये मैं समझता हूँ कि इतना ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है कि देखिए महकमा जंगलात या PHA मिल के ट्री प्लांटेशन करे, वहां करे जिन जगहों पे इनको दस्तरस है और जहां पे जरूरत है। देखिए एक प्लांट या ट्री लगाना मकसद नहीं है, उसको बच्चे की तरह पालना होता है, और आप वहां लगाएं जिस जमीन पे, जिस जगह पे आपको दस्तरस है। ये ना हो आप किसी के घर के बाहर लगा दें, किसी की मलकीती जगह पे लगा दें, और बाद में जो है देखिए यहाँ फैशन बन गया है कि हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, हम जाके पौधे लगाते हैं, सेल्फी तस्वीर उतरवाते हैं, उसके बाद उस पौधे का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ना उसको पानी दिया जाता है। ये तो एक जैसे एक बच्चा, हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं, 20 साल के बाद वो जवान होते हैं, इसी तरह दरख्तों को जो है उनकी भी परवरिश करनी पड़ती है। तो इसीलिए अदालत हुजूर ने जो है वो ये काम महकमों के हैं। देखिए हम अपने तौर पे जितना भी कर लें, मैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में पौधा लगा लूंगा या अपनी जमीन में पौधा लगा लूंगा, उस जमीन पे मुझे दस्तरस है और वहां पे मैं उसकी परवरिश कर लूंगा। और ये अवेयरनेस लोगों को देने की जरूरत है, जो है वो दरख्त लगाना नहीं, लगा के उसको पालना पोसना भी है। और यही वजह है कि अदालत ने महकमों को हदायत दी है कि आप इसका बंदोबस्त करें, आप ट्री प्लांटेशन करें। अच्छा। और ऐसी जगहों पे करें जहां पे आप उस दरख्त को बाद में पाल पोस के बड़ा करके एनवायरनमेंट जो है वो उसको क्लीन एंड बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा फैक्ट्रीज और भट्टों के हवाले से क्या हुक्म जारी किया गया अदालत की तरफ से? इसमें देखें, आप देखें ये जो फैक्ट्रीज हैं या जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं, हमारे मुल्क में अक्सर देखें कि रवायती तरीकों से जो है ये फैक्ट्रीज हैं, पुरानी मशीनरीज हैं, और इनको जो है वो जो इनका धुआं वगैरह खारिज करने के लिए कोई डिवाइसेस
ऐसी नहीं लगाई गई जो कि जदीद दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं। और यही वजह है कि इन रवायती अंदाज से, पुरानी मशीनरियों से, और ये मशीनरियां जो हैं वो ऑयल पे चलती हैं, गैस पे चलती हैं, और ये पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। मैं समझता हूँ कि अदालत हजूर जो है इनको, इनके अदारों को बुलाती है और बुला के अदालत हजूर सख्ती से तनवी करती है कि आप जदीद तरीके जो है उनको अडॉप्ट करें, उनके बगैर ये मामला नहीं हो सकते। इसी तरह ये ईंटों वाले भट्टे हैं, देखे ना, ये कोयले पे है सारा सिस्टम, और इनका धुआं जो है वो इतना ज्यादा आलूदा है। अदालत हजूर ने तो यहाँ तक अब फरमा दिया है ना कि इनको बंद कर दें। देखो 5 साल हो गए अदालत हजूर। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अदालत हजूर जितना काम कर रही है ना, अगर महकमे उसके साथ तावन करें, ये काम अदालत के करने के नहीं है। अदालत तो अब अदालत क्या क्या करे? अब अदालत हर फैसला अगर अदालत नहीं करना है तो फिर इदारे किस लिए? देखिए, अदालत ने ऑर्डर दे देना है, अदालत के ऑर्डर की रिट जो है वो भी तो इम्प्लीमेंट अदारों ने करनी है ना। तो यहाँ अदारे जो है उनकी तश्कील, तंजीमें नौ होने की जरूरत है। यहाँ पे चीजें जो हैं, मैं समझता हूँ कि अब देखें हमारे लाहौर में मेट्रो ट्रेन बन गई, ये इलेक्ट्रिक पे है, लेकिन आपने नीचे जो सारी ट्रैफिक चल रही है वो ट्रैफिक तो उसी तरह पोल्यूशन का बाइस बन रही है। या तो आप ऐसे करें ना कि आपने वो बस चलाई है तो उस रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीचे आप बंद कर दें, आप उस बस को यूज करें। अगर आपने, देखो ये किसने इम्प्लीमेंटेशन करनी है? ये अदारे ने करनी है। अच्छा, अगर अदारा नहीं करेगा तो इतना बजट लगाने का फायदा क्या कि ना तो वो एनवायरनमेंट जो है आलूदगी से बच सका और ना उस ट्रेन बनाने का जो है मकसद पूरा हो सका। और अब देखें ना कितनी इसकी अशद ज़रूरत है कि पहले ये मौसम जो था, ये स्मॉग थी, हमें सर्दियों में देखने को मिलती थी। अब गर्मियों में भी हमारा जो शहर लाहौर है वो पहले नंबर पर आता है फ़ज़ाई आलूदगी में या स्मॉग में। तो इस हवाले से अशद ज़रूरत है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा बात होती थी कि भट्टों को उसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। क्या अदालत में इस हवाले से भी बात हुई है? अदालत हजूर तो हर वो अदालत हजूर जब किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ अदालत के नोटिस में आती है तो अदालत मुतल्लिका महकमे को और उससे एक्सपर्टी लोगों को बुला लेती है। और बुला के उनसे रिपोर्ट तलब करती है और उनसे जो है वो उसका जदीद हल जो है, जो सोल्यूशन है, वो अदालत लेने के बाद फिर महकमों को डायरेक्शन जारी करती है कि आप इन डायरेक्शन पे काम करें। लेकिन महकमे हमारे इतने सुस्त हैं। देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वफाक का भी है, सूबों का भी है, उसके तहत अथॉरिटीज का कयाम है। फिर उसके बाद जो है एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका चेयरमैन है, उसके मेंबर हैं, मतलब सारा कुछ है, सारा कुछ है। सिर्फ क्या है कि नीयत साफ नहीं है काम करने की। देखिए, जब तक लॉज हैं, इन लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो अदालतें जो है वो इसी तरह जो है वो कोशिश करती रहेंगी। लेकिन क्या, अच्छा लॉज हैं, सारा कुछ है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है इदारों की तरफ से, नसीर साहब, तो क्या अदालत के पास ये अथॉरिटी है कि ये उन अफसरान को भी कोई जुर्माने या सजाएं तफवीज़ कर सकती हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे सही तरीके से? अदालत जब किसी अफसर को बुलाती है और वो अफसर अदालत के हुक्म की तामील नहीं करता तो अदालत के पास तो अपना इख्तियार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको नोटिस देके उसको सजा दे सकता है। और इसी तरह जो महकमे में कवानीन बने हुए हैं, उन कवानीन के मुताबिक भी जो माशरे में पोल्यूशन फैलाने में, इन्वायरमेंट में अपना रोल अदा कर रहा है, वो सजा का मुर्तकिब है और उसके लिए सजाएं हैं। तो फिर जो अदारों में लोग काम करते हैं जो कि एंटी स्मोग या एंटी पोल्यूशन, जिनका काम करना ड्यूटी है, अगर वो काम नहीं करते तो वो भी सजाओं के मुर्तकिब हैं। तो वो जो कवानीन बने हुए उनमें भी सजाएं सुजेस्ट की हुई हैं और अदालतें भी वक्तन फवक्तन इनको तनबीह करती रहती हैं। और अदालत जो है वो, अगर देखें अब जैसे अदालत हजूर ने पिछली तारीख में फरमाया फैक्ट्रियां सील कर दें या आप ये ट्री प्लांटेशन करें, अगर ये इस पे खातर खा नहीं होगा तो अदालत अपना रास्ता बनाएगी, अदालत इनके साथ सख्ती से पेश आएगी और अदालत इनको सजाएं देगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने नहीं ऐसी कोई खबर सुनी है, इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की सुनी है कि अगर फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म दिया गया है, जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको सील किया गया हो। अब फिर बात वही आ गई, हमारे माशरे में हम कवानीन का जब तक लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद नहीं ना होगा, अदालत में एक लिखी हुई, कागज पे लिखी हुई रिपोर्ट दे दी जाएगी, हमने 200 फैक्ट्री सील कर दी, हमने 100 फैक्ट्री सील कर दी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फैक्ट्री के बाहर एक दरवाजे को ताला लगा के सील करके दूसरी तरफ से वो दरवाजा निकाल लेगा। ये महकमे की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। हमारे आप देखें हर जगह ऐसे ही होता है। जब देखें पिछले दिनों कोरोना के दिनों में था, लॉकडाउन था, उन दिनों में भी लोग ऐसे ही करते थे। और अब जो है अदालत हुजूर में एक बहुत जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट बना के पेश कर दी जाएगी कि हमने जी पंजाब में सारी
जो है वो फैक्ट्रियां सील कर दी हैं। अच्छा। हमने जनाब वहां जनाब एग्रीमेंट करके जो है वो पौधे लगा दिए हैं। हाँ। अदालत जो है वो अदालत ने वहां जाके देखना तो नहीं ना, तो फिर अब अदालत को कोई बंदा जाके फिर शिकायत करेगा अच्छा। कि जनाबे वाला ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज जो है ना, हमारे रवैयों में, हमारे रवैये भी पोल्यूटेड हो चुके हैं। महकमों के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी, मैं समझता हूं कि उनको भी उनके अंदर का एनवायरनमेंट भी ठीक होने की जरूरत है। बतौर माशरा हमें बहुत तरबियत की जरूरत है। हम देखिए क्या करते हैं, अवेयरनेस वॉक कर लेंगे, सेमिनार कर लेंगे, वो एक पूरी कार्रवाई जो है वो हम बना के पेश कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ना, ट्री प्लांटेशन का मकसद है कि आप एक पौधा लगाएं, उसको पानी लगाएं, धूप में उसकी जो है वो पूरी परवरिश करें। इसी तरह जो है वो देखें, अब लोग ये करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जी जी। मतलब पोल्ट्री के मामलात हैं, ये सारे देखे ना वेस्टेज है ना, ये सारा माशरे को आलूदा करने के लिए ये कहाँ से ये सारा उठा के फेंक दिया जाता है। अब ईद आनी है ना, हाँ। तो ईद के दिनों में जो वो अलाइशें सारी रोडों पे सड़कों पर पड़ी होंगी, ये सारी आलूदगी गंदगी का बायस बनेगी, और उसके बाद यही चीज़ें वो रोड पे जो है वो कचरे में जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं, और फिर मोटरसाइकिल कारें जो है उनके साथ उड़ के जो है ये हम सारा हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें जा रही होती हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। जब तक चीज़ों को जदीद तरीक़ों से नहीं लिया जाएगा, हमारे रवैये बतौर अवाम और अदारों के नहीं ठीक होंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो कैसे हो सके, मतलब अभी 5 साल तो ऑलरेडी गुजर गए हैं नसीर साहब, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करते हुए, अदालत का रुख करते हुए, अदालत की प्रोसीडिंग्स आते हुए, मजीद और कितना वेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, इसमें क्या है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ जी। अदालत जोर लगा रही है, अदालत नेक नीति से, ईमानदारी से और बड़ी स्पिरिट और जज्बे के साथ जो है वो सारा कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी 5 सालों में कोई चीज ही नहीं हो पाई है। जिस चीज को अदालत के नोटिस में लाया जाता है, उस चीज की बाबत अदालत को लिख के रिपोर्ट्स की सूरत में मुतमिन कर दिया जाता है। अच्छा। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो हमारे मुल्क में कवानीन हैं, उन कवानीन का इतलाक फेयरली, बगैर डिस्क्रिमिनेशन, बगैर नेपोटिज्म के और बगैर खौफो खतर इतलाक होना चाहिए, और इन कवानीन का तो ये किसने इंश्योर करना है? स्पिरिट अमल, अब इसके इंश्योर किसने करवाना है? ये कि ये इंश्योर हुकूमत ने करवाना है। अच्छा। और रियासत ने करवाना है। सही। और जो देखिए, साफ पानी, साफ खुराक और साफ एटमॉस्फेयर, ये बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सिक्योर करना रियासत की जिम्मेदारी है। और रियासत, मैं समझता हूँ रियासत के अदारे सारे जो है इसी तरह बतौर अवाम हम सारे इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी, और हमारे रवैयों में जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगे। और अदारे जो है वो, आप देखें ना, रियासत की या रियासत के अदारों की ये होनी चाहिए इस पे प्लानिंग कि हमने अगले 5 सालों में बड़े मेगा सिटीज जो हैं इनमें पोल्यूशन का जो मामला है इसको हल करना है। अच्छा। और हमने अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको ठीक करना है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो जब तक इसको हंगामी बुनियादों पे लेना चाहिए। लेकिन हमारी आवाम जो है वो लोगों की 10-10, 15-15 साल जिंदगी जो है, मैं समझता हूँ जो एवरेज एक इंसान की जिंदगी है उससे कम हो रही है। तो इसलिए ये रवैयों में भी तब्दीली की जरूरत है, और रियासत को भी इस चीज को जो है वो हंगामी बुनियादों पे लेना चाहिए। रियासत इस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है तो हमारी अदालतों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। जिस तरह हमारी अदालतें देर रात में भी खुल जाती हैं और फैसले सुनाए जाते हैं, तो इन चीजों पर भी नहीं फौरी फैसले सुनाने चाहिए? देखिए, इन चीजों पे आप, इससे बड़ी बात क्या है कि ये जो मामला मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने टेकअप किया हुआ है, और हर जुमे को इसकी तारीख होती है, और हर तारीख पे कोई ना कोई ऑर्डर होता है, और उसकी बाबत जो है वो कोई ना कोई पिनल ऑर्डर होता है। इसके बावजूद जो है वो चीज़ों में रिजल्ट जो है वो बेहतर नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत करना चाह रही है, और अदालत कोशिश कर रही है जितनी उसकी इस्तात है, लेकिन उसके साथ तावन नहीं किया जा रहा जो प्रॉपर होना चाहिए, या अगर तावन किया जा रहा है तो वो कागजों की हद तक, रिपोर्ट्स की हद तक किया जा रहा है, ग्राउंड पे प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए देखिए, एक अदालत सजा सुना सकती है, अदालत किसी को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन अगर ये सजाओं के बाद भी मामला ठीक ना हो, मकसद तो एनवायरनमेंट करना ठीक है, एनवायरनमेंट को ठीक करना मकसद है ना, तो उसके लिए रवैयों को ठीक करना जरूरी है।
हमें सोचना चाहिए और रियासत को एमरजेंसी इस चीज़ पे होनी चाहिए, रियासती एमरजेंसी, कि हमने एनवायरनमेंट ठीक करना है। बहुत सारी चीज़ों पे रियासत एमरजेंसी लगा देती है, रियासत हंगामी बुनियादों पे मामला को टेकअप कर लेती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मामला है अंदरूनी तौर पे कि लोगों को साफ एनवायरनमेंट देना और लोगों को साफ पानी देना, साफ खुराक देना और लोगों की सेहत का ख्याल रखना। देखिए, अगर हम इस चीज़ को ठीक कर लेना, हमारे हॉस्पिटल जो है उनसे बर्डन कम हो सकता है, हमारी सड़कें जो हैं वो यकीन करें स्मूथ हो सकती है। और गाड़ियां, अगर जो महकमे हैं वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो गाड़ियों को देखें तो गाड़ियों की मेंटेनेंस कम हो सकती है। अब यहाँ पे देखें माल रोड पे वो जो जदीद रिक्शे हैं वो भी चल रहे हैं, उसके साथ वो जो रवायती ऑटो रिक्शे हैं वो भी चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? तो इसलिए रवायती चीजों को, पुरानी चीजों को जब आप नई चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जदीद चीजों को, डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पुरानियों को चलने का या उनके इस्तेमाल का कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। अगर इसी तरह चलेगा, देखिए मैंने आपको मिसाल दी, मेट्रो ट्रेन बना दी, इतनी जदीद है, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है ना कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, कानून लॉज हैं हमारे पास, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जनाब इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हमें नजर नहीं आती और सब अच्छा की रिपोर्ट बताई जाती है। हमारे साथ चौधरी नसीर कंबो साहब एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और स्मॉग के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब दायर की गई है, पिटीशन दायर की गई है और जिसके हवाले से हुक्म भी आता है अदालत की तरफ से और उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, ज़िले इंतज़ामिया की क्या ज़िम्मेदारी है, हुकूमत रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की। आगे बढ़ते कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं कि योगा के थ्रू हम किस तरह अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब बताइए। जी बहन, आज जो है वो पेट के अमराज पे बात करेंगे। कब्ज़ हो या आपका खाना हज़म नहीं हो पाता और आंतें जो हैं वो आपकी सही तरह काम नहीं कर पाती, उसकी क्या वजूहात हैं और योगा से हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ी जो है वो गलतुल आम चीज़ है, हम अपने दांतों का काम आंतों से लेते हैं। दांतों का काम जब तक आंतों से लेते रहेंगे तो आंतें कैसे काम अच्छा करेंगी। दांतों का काम दांतों से लेना है। मसलन खाना चबा के खाना है, हम खाना चबा के नहीं खाते, हम खाने को, लुकमे को मैक्सिमम जो है वो 2 से 4 दफ़ा चबाते हैं और निगल लेते हैं। अगर हम एक लुकमे को कम से कम 20 दफ़ा चबाएंगे तो हमारी आंतें ख़राब नहीं होंगी। ये सबसे पहला जो है वो लेसन है। अगर इंसान अपने सिर्फ दांतों को सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आंतें बेहतर रहना शुरू हो जाएंगी। दांत और आंत बहुत आपस में मिलते हैं, तो दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। अब दूसरा आते हैं प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, ब्रीदिंग कौन सी कर सकते हैं, मुद्रा कौन सा कर सकते हैं और पोस्चर कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। अगर आपने पेट को साफ़ करना है तो ब्रीदिंग कौन सी करनी है, उसके लिए आपको सिंपल यौगिक प्राण करना है। डायाफ्रामेटिक नाभि प्राण कहते हैं इसको अगर आप सर्च करेंगे तो नाभि प्राण के नाम से योग की संस्कृत ज़ुबान में लफ्ज़ है और अगर आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। उसका करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी भी जगह बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं, आप ज़मीन पे बैठ जाएं, आप चटाई पे बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं, ग्राउंड में चले जाएं तो और अच्छा है, ग्रीनरी हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब भी आप सांस निकालते हैं तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फुजला होता है, गंदगी होती है, आपके अंदर जो सफाई नहीं हो पाती। अल्लाह ताला ने जो है वो जिस्म के सफाई के ज़राए बनाए हैं। एक ज़रिया है आपका पसीना, आपको पसीना आता है तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो आप एक्सरसाइज करें तो फिर ही वो पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स खारिज होते हैं। और एक फुजला खारिज होता है, यूरिन खारिज होता है। और इसी तरह ही आपका जो चौथा ज़रिया है वो सांस है, वो जो 24 घंटे चलता है। इसको अल्लाह ताला ने 24 घंटे चलाया हुआ है। हम सांस के ऊपर फोकस ही नहीं करते, ना लेने पे ना निकालने पे। हम में से जितने लोग हैं वो कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस लें। भाई लंबा सांस कैसे अंदर जाएगा जब तक आप खाली नहीं करेंगे। किसी बर्तन में पहले से कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसमें नई चीज़ तो नहीं डाली जा सकती। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको नाभि प्राण कहते हैं। इसमें सबसे पहले सांस को बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है। नाक के ज़रिए खारिज कीजिएगा, मुंह के ज़रिए मत कीजिएगा। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस निकालते हैं उनके मुंह में गर्मी दाने बहुत बनते हैं, जो छाले मुंह में अक्सर लोगों के बन जाते हैं। वक्त से पहले दांत गिर जाएंगे। तो याद रखिए
कि सांस को जब भी आपने खारिज करना है नाक के ज़रिए करना है, ले आप मुंह के ज़रिए सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन मुंह के ज़रिए आपके अंदर चली जाएगी। लेकिन खारिज करते हुए आपके गंदगी निकलती है, उसको मुंह से मत निकालिएगा, वो दांतों के अंदर रह जाती है, मुंह के अंदर रह जाती है, तो नाक से खारिज करेंगे। अब आप सांस को खारिज करेंगे और पेट को हरकत में लेके आएंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा सांस लेते हुए? वो सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, सीना नहीं हिलता। और हमारा सीना क्यों हिलता है? जब हम किसी को बोलते हैं लंबा सांस लो, वो करता है सीने को ऊपर उठाता है, इससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये लंबा सांस नहीं है, ये आपने आधे अपने फेफड़े दबा दिए पसलियों के ज़रिए, आपके रिब्स ने आपके नीचे लंग्स की तह को दबा दिया। तो ये डीप ब्रीदिंग तो किसी तरफ से नहीं हो रही। आपने अगर डीप ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेट को फुलाना होगा, सीने को रिलैक्स करना होगा, ताकि लंग्स की जो नीचे तह है वहाँ तक आपका ऑक्सीजन लेवल पहुँच सके, जो कि नेचुरल है। मैं बच्चे की मिसाल इसलिए दे रहा था कि छोटे बच्चे को आप देखें तो वो नई मशीन दुनिया में आती है, वो सही चल रही होती है। ये सांस हमारा ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाता है? उसकी वजह यह है कि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जैसे जैसे दिमाग आउट होगा वैसे वैसे सांस ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे आपका दिमाग खाली होगा, सोचें ख़त्म होंगी, आपका सांस नीचे पेट तक चला जाएगा, मतलब पेट से हरकत होना शुरू हो जाएगी। सांस तो लंग्स में जाएगा लेकिन पेट हिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी गहरी नींद में सोए हुए इंसान को देखें तो उसका पेट हिल रहा होता है जब वो लंबी सांसें चल रही होती है, उसकी ऑटोमेटिक उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग खाली हो गया। ठीक है जी, योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। योगी साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब कुछ बात कर लेते हैं उस उम्र के हवाले से जिसमें कोई परेशानी नहीं होती है, और वो दौर बचपन का ही होता है जब कोई फ़िक्र हमें नहीं होती है, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, और कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं होती है। लेकिन जनाब अफसोस कभी कभार ऐसा भी होता है कि बचपन का एक ऐसा दौर आता है कि कुछ बच्चों को ये नसीब भी नहीं होता, और पाकिस्तान में ऐसा लाखों बच्चों के साथ हो रहा है जहाँ चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। और यहाँ आपको चाय के ढाबे पर, मकैनिक की दुकान पर, फैक्ट्रीज़ में, सड़कों पर और घरों में गर्ज ये हर जगह बच्चे जो है ना आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। और ये वो बदनसीब बच्चे होते हैं जिनसे 24 घंटे हर किस्म का काम करवाया जाता है, और बदले में जो तनख्वाह उन्हें मिलती है वो ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर होती है। और तनख्वाह कम होने की वजह से ये करार दी जाता है कि जनाब वो बच्चे हैं इसलिए हम उन्हें कम तनख्वाह देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो बच्चे अपने घरों के बड़े होते हैं और बड़ों से ज़्यादा काम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 168 मिलियन बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो आज हम इस हवाले से ही बात करेंगे कि चाइल्ड लेबर होता क्या है, कौन कौन से लॉज हैं, इस हवाले से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान क्यों पाया जा रहा है, और इसमें इजाफा, चाइल्ड लेबर में इजाफा क्यों होता जा रहा है। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ तनवीर जहां मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम सबसे पहले तो बताइए चाइल्ड लेबर है क्या, कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से काम इसके अंदर आ जाते हैं चाइल्ड लेबर के अंदर? देखिए, जो दुनिया भर में एक उम्र मुकर्रर की गई है बच्चे की, और जिसे मानने के लिए हम भी पाबंद हैं, वो 18 साल से कम उम्र के हर बच्चा और बच्ची को, बच्चा का 18 साल से कम उम्र के हर फर्द को बच्चा कहा जाता है। ठीक है। लेबर के हवाले से थोड़ी सी रिलैक्सेशन। ओके। ILO की तंजीम के मुताबिक अगर 15 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर में तस्वुर होता है। हमारे अपने कवानीन भी हैं जो ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, उसके मुताबिक भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पे मजदूरी नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोटेक्शन है, और उसमें भी ये कहा गया है कि जिस शख्स ने उम्र का 15वां साल अभी मुकम्मल ना किया हो वो लेबर नहीं कर सकता। अब लेबर है क्या? जो एक तो मुआवजे की बात है ना कि आप मुआवजे के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं उसमें यह कि वो बच्चे से बचपन का हक छीन ले, तालीम का हक ना उसको मिले, उसकी सेहत के ऊपर उसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हों, वो सारा काम चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे में आता है। अच्छा।
थोड़ा सा फ़र्क दुनिया में चाइल्ड वर्क और चाइल्ड लेबर में किया गया है। चाइल्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप कुछ देर के लिए काम करते हैं लेकिन आपके बाकी सारे मामलात उसी तरह चलते हैं, आप उसी तरह तालीम हासिल करते हैं, आपको खेलने कूदने के मौके भी मिलते हैं लेकिन आप थोड़े से वक्त के लिए काम भी कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा जो इस तरह के काम है जिसमें फैमिली कोई काम कर रही है और बच्चे उसमें मददगार हो रहे हैं। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी ऐसी बदतरीन शक्ल मुशक्क़त की जिसके अंदर अगर हम गिनना शुरू करें तो अगर बच्चे कान में काम करते हों, कोयले की कान हो गई या मादनियात निकालने वाली कानें हैं, क्योंकि उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बच्चे इस तरह का काम करते हों जहाँ पे बहुत तेज़ आग हो, मसलन फर्नेस वगैरह पे करते हों, तो जो भट्टों पे बच्चों का काम करना है वो बदतरीन शक्ल है चाइल्ड लेबर की। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के ज़मन में इसमें क़वानीन भी बनाए गए हैं, लेकिन हमारा सवाल फिर यही है, अभी आपने कहा कि सिर्फ पंजाब में 69 जो है वो लाख बच्चे चाइल्ड लेबर पे मजबूर हैं। अगर आप पाकिस्तान के और अदाद शुमार देखें, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक आइसोलेटेड इशू नहीं है, अगर हमारे मुल्क में 2 करोड़ 30 लाख के करीब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर वो किधर जाएंगे? ट्रू। और हम उनको खपाने के लिए यानी उनके लिए अच्छी सरगर्मियाँ डिज़ाइन करने के हवाले से बहुत सारी बात करते हैं। हमारे मुल्क में लेबर के कवानीन में एक लेबर इंस्पेक्शन का तस्वुर है। अच्छा। कि लेबर जो इंस्पेक्टर जाएंगे और चेक करेंगे किस तरह की वहाँ पे माहौल है, मामलात क्या हैं। हम में से कौन सा ऐसा जिसको सड़क पे इर्द गिर्द जो है वो बच्चे ये सब काम करते नज़र नहीं आते, लेकिन वही है कि इस मुल्क में क़वानीन बहुत ज़्यादा, मैं अपने बहुत सारे सर्कल में ये कहती हूँ पाकिस्तान इज़ ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री। अच्छा। हर चीज़ पे छींक मारने पे भी कानून मिल जाएगा। सही। लेकिन कानून की अमलदारी या रूल ऑफ लॉ उसकी क्या सूरत हाल है वो ये डिटरमिन करती है कि आपके किसी सेक्टर में क्या सूरत हाल मौजूद है। लेकिन जो उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं मैडम, उनके हवाले से क्या कहेंगे, उनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है? बिकॉज़ अगर उनसे बात की जाए, उनका मौक़िफ़ जाना जाए तो वो यही कहते हैं कि हम उतना गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम बच्चों को जो है काम पे डाल देते हैं या वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आ जाते हैं। जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि चाइल्ड लेबर एक आइसोलेटेड इशू नहीं है। तो जब हम फैमिलीज़ की बात करेंगे तो फैमिलीज़ को किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो 10-10 बच्चे पैदा करें। ट्रू। तो ये शुरू होता है फैमिली प्लानिंग से कि हमने फैमिली प्लान कैसे किया। अच्छा। और हमने अपने रिसोर्सेज को देख के फैमिली प्लान की है या फैमिली के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जनरेट की है। हाँ। चाइल्ड लेबर के मद में जो हमें नज़र आता है वो ये है कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे मजदूरी करते हैं, अच्छा, उनके लिए ये एक ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स है। 5 साल के लड़के को आप मोटरसाइकिल का पंचर लगाने के लिए भेज देंगे, 6-7 साल की बच्ची को डोमेस्टिक लेबर पे डाल देंगे। ट्रू। तो वो घर के लिए रिसोर्स जनरेशन का काम शुरू कर देते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। वालिदैन की ज़िम्मेदारी में तो सिर्फ पालना नहीं है, तरबियत भी है और बच्चों की निगहदाश्त भी जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी में है। हमारा ख्याल ये है कि हम ये समझते हैं कि जो दुनिया में आता है वो अपना रिस्क साथ लेके आता है। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ भी है और हमारा बहुत गहरा तस्वुर भी है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसा होता नहीं है। हर पैदा होने वाले को खाने वाला मुंह भी उसके साथ होता है, लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो ये समझते हैं कि 2 हाथ भी साथ होते हैं जिससे जनरेट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये बहुत गफलत और लापरवाही का मामला है। ठीक है। जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो हम शुरू ही यहाँ से करते हैं, गफलत, बदसलूकी और तशद्दुद। तो ये वालिदैन जब अपने बच्चों के हकूक़ की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते तो वालिदैन अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहे हैं, जिसके बच्चों की ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात मुरतब। और यही वजह है कि जो ये चाइल्ड लेबर है इसमें इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। कावानीन है हमारे पास रियासत है जो इसके ऊपर काबू पा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से भी इजाफा होता जा रहा है। इजाफे की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अगर आप ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान पिछले 3-4 सालों में गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोगों की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। किसी ज़माने में हम कहते थे 30% है,
अब एक सेफ एस्टिमेट करें तो 50% से ज़्यादा लोग जी जी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उनके पास जितने वसाइल हैं वो नाकाफ़ी हैं अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए। फिर आए दिन हमारी कुदरती आफात हैं। कोविड हुआ, बेतहाशा लोग बेरोज़गार हुए, फैक्ट्रियाँ बंद हुई। नतीजा क्या ये हुआ कि बच्चे स्कूलों से उठ गए, और जब उठ गए तो अगली दफ़ा आपने देखा कि जैसे ही रिलैक्स हुआ को लॉकडाउन, तो ज़्यादा तादाद में बच्चे काम करते हुए नज़र आए। सैलाब है हमारे मुल्क में अभी जो आया है रिसेंटली, उसने बहुत सारे ख़ानदानों को बेघर किया है जी। जब ख़ानदान बेघर होते हैं, नकल मकानी होती है, तो ज़्यादा इजी ये सलूशन नज़र आता है कि आप बच्चों को काम पे डाल दें। ठीक है। और एक तीसरी बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो औरतों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। अच्छा। जब औरतें काम नहीं करती, जब माएँ काम नहीं करती तो बच्चे काम करते हैं। जहाँ माएँ काम करती हों वहाँ माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को स्कूल भेजें। तो जितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन औरतों की कम होगी, उसी हिसाब से आपको बच्चों की तादाद काम करती हुई ज़्यादा नज़र आएगी। उन मुआशरों में ये बैलेंस ज़्यादा है जहाँ माएँ काम करती हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। हम चूँकि माओं को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में हमारा कल्चर है, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हम औरतों को घर से नहीं निकलने देते, नतीजतन हमारे बच्चे सड़कों पे हमें काम करते हुए नज़र आते हैं। तो किस तरह इस प्रॉब्लम से कोप अप किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? सॉल्यूशंस हैं हमारे पास? जी बिल्कुल है। पाकिस्तान ने 2014 में हमने पंजाब में एक जो एक्ट पास किया था, जो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कहलाता है। वो ये कहता है कि 5 से 16 साल के तमाम बच्चे, उनकी मुफ्त और लाजमी तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर हम इसी को इम्प्लीमेंट कर लें, इस एक कानून को, और 5 से 16 साल के तमाम बच्चे अगर स्कूल में हो तो वो लेबर में नहीं होंगे। लेकिन चूंकि उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हम पुअर है, और जैसे मैंने कहा 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बच्चे अगर स्कूलों से बाहर हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमने राइट टू एजुकेशन के हवाले से 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न रखी थी, आर्टिकल 25A, और उसके हिसाब से जो कानून बनाया था, उस कानून पे अमल दरामद और उसकी पासदारी में हम बहुत लेट हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे ऐसे कानून हैं जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम उन्हें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। जो दूसरी बात है वो ये कि हमारी बहुत सारी इस तरह की स्कीम है, जैसे एहसास है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट जो है वो वर्किंग चिल्ड्रन को जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कि उनको उनका वो वाला पीरियड आप एजुकेशन के अंदर, या और मैं सिर्फ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं कह रही, आप उनको प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के हवाले से उनकी तरबियत कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो स्किल्ड होंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते होंगे, उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। ठीक। और जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर अगर कहीं नज़र आएगी, ये एक जुर्म है पाकिस्तान में, जिसकी सज़ा 1 साल तक कैद हो सकती है और 20,000 जुर्माना हो सकती है। आपने कितने उन लोगों को कैद होते देखा है? किसी को भी नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही आप देख लें, सड़कों पे देख लें, आप किसी फैक्ट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा बच्चे, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वहाँ पे काम करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कभी भी जो वो लोग हैं, जो मालिकान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए हमने नहीं देखी है, या इन कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन होते हुए नहीं देखी है, जिसकी वजह से ये चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है। तो इक़दाम उठाने की बेहद ज़रूरत है। ये जो जिन चीज़ों में हम लैक करते जा रहे हैं, इन हवाले से आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तनवीर जहां सोशल एक्टिविस्ट थी हमारे साथ मौजूद। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और चाइल्ड लेबर के हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जनाब ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हल किया जाए और हमारी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँच जाए। अब हमें इजाज़त देनी है आपने, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड
भी कर रहा है। हमारी जो गुलकारा है शबनम मजीद, उनका गाना है, तो आप जाते जाते वो एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।